एक गांव का लड़का अगर शहर आता है और शहर आकर के वो दो तीन लड़कों को बात करते हुए सुन रहा है कि हे ब्रो, आज चलते हैं ब्रंच करने के लिए। अब वो गांव का लड़का पहले तो ब्रो सुन के डर गया, ब्रो का मतलब क्या। दूसरा वो सुन रहा है ब्रंच, ब्रंच क्या होता है पता नहीं, मतलब कुछ तो बड़ा हाईफाई है, ये शहर के लोग कुछ तो बड़ा हाईफाई करते हैं। और मेरे जैसा कोई आदमी उसके पास जाता है, ब्रो का मतलब होता है भाई, जैसे हम गांव में बोलते हैं ए भाई चल कर वो। और दूसरा ब्रंच का मतलब होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच को अगर एक साथ किया जाए तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं। अब वो कहता अच्छा, ये तो हमें पता ही था, ब्रेकफास्ट और लंच कभी कभी एक साथ करते ही, सुबह उठने में लेट हो गया, लंच नहीं कर पाया तो एक साथ कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट ही लंच का काम कर जाता है, लंच ही ब्रेकफास्ट का काम कर जाता है, ऐसा कई बार होता है, तो उसको हम ब्रंच बोल देते हैं। अब वो ब्रंच वर्ड उसको नहीं पता था तो इसलिए वो डर गया। इसी तरीके से भैया शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ना है बहुत ही आसान, बस समझाने वाला कोई ऐसा बंदा हो जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को तोड़ करके आपको बता दे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, दरअसल ये समझना जितना आसान है, इसको समझाया गया उतने ही मुश्किल तरीके से है। आप चाहे किताबों को रेफर करो, वेबसाइट्स को रेफर करो या कहीं भी रेफर करो, आपको शेयर मार्केट समझना ना एक पहाड़ जैसा लगता है। आमतौर पर शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से लोग भागते क्यों हैं? क्या इसमें रिस्क बहुत है? ये रियल रीजन नहीं है। रिस्क के पहले का रीजन है ये समझना मुश्किल है। और समझना क्यों मुश्किल है? इसके फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, एनएसई, बीएसई, आरआरआई, डीआई, ऐसे पता नहीं कितने सारे टर्मिनोलॉजीज एक नया आदमी जब सुनता है तो वो समझता है कि भैया अपना एफडी ठीक है, इंटरेस्ट थोड़ा कम बड़े मिल रहा है, लेकिन इतने लफड़े में तो नहीं पड़ना। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को आसान कर दिया जाए ना, आम आदमी के लैंग्वेज में अगर इसको समझाया जाना, तो शेयर मार्केट समझना बहुत ही आसान है। लेकिन चूंकि इन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का मतलब, अक्सर आप न्यूज वगैरह देखोगे, सीएनबीसी बिजनेस न्यूज वगैरह देखोगे, तो ऑलवेज शेयर मार्केट के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वहां उनको मतलब समझाना भी नहीं है, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी की वजह से आम आदमी घबरा जाता है। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक गांव का लड़का अगर शहर आता है और शहर आकर के वो दो तीन लड़कों को बात करते हुए सुन रहा है कि हे ब्रो, आज चलते हैं ब्रंच करने के लिए। अब वो गांव का लड़का पहले तो ब्रो सुन के डर गया, ब्रो का मतलब क्या। दूसरा वो सुन रहा है ब्रंच, ब्रंच क्या होता है पता नहीं, मतलब कुछ तो बड़ा हाईफाई है, ये शहर के लोग कुछ तो बड़ा हाईफाई करते हैं। और मेरे जैसा कोई आदमी उसके पास जाता है, ब्रो का मतलब होता है भाई, जैसे हम गांव में बोलते हैं ए भाई चल कर वो। और दूसरा ब्रंच का मतलब होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच को अगर एक साथ किया जाए तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं। अब वो कहता अच्छा, ये तो हमें पता ही था, ब्रेकफास्ट और लंच कभी कभी एक साथ करते ही, सुबह उठने में लेट हो गया, लंच नहीं कर पाया तो एक साथ कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट ही लंच का काम कर जाता है, लंच ही ब्रेकफास्ट का काम कर जाता है, ऐसा कई बार होता है, तो उसको हम ब्रंच बोल देते हैं। अब वो ब्रंच वर्ड उसको नहीं पता था तो इसलिए वो डर गया। इसी तरीके से भैया शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ना है बहुत ही आसान, बस समझाने वाला कोई ऐसा बंदा हो जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को तोड़ करके आपको बता दे। तो मेरा मकसद बेसिकली आज स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का ये सेशन लेने का यही है कि मैं इन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का ताबड़तोड़ इधर तोड़ ताड़ करके आपको बेसिक्स बच्चों की तरह स्टॉक मार्केट कैसे समझा सकूं। तो आज के सेशन में हम बेसिक बात करेंगे। और मेरा मानना है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो शेयर मार्केट के, तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बंद कीजिए और निकल जाइए। लेकिन आप अगर नए हो, आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स समझ में नहीं आते, कंफ्यूज हो या अभी भी घुसे हो, तो ये वीडियो आपको 100% बहुत सारी चीजों में क्लियर कर देगा। ओके, सो आज का हम सेशन शुरू करने वाले हैं। ये बेसिकली ये सीरीज की तरह चलेगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा। हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की एक पूरी सीरीज आपको दे रहे हैं। क्या क्या चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है, शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, मार्केट क्या होता है, इन तीनों वर्ड को मैंने तोड़ दिया। शेयर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, पर्पस ऑफ शेयर मार्केट क्या होता है, ये शेयर मार्केट है तो है क्यों, बनाया क्यों गया है, क्या भला है भैया, क्या एक फाइनेंशियल पर्सन यानी कि जिसका बैकग्राउंड सीए का है, अकाउंट्स का है, क्या वही शेयर मार्केट को समझ और इसमें इन्वेस्ट, ट्रेड, पैसा कमा सकता है, हम ये भी समझेंगे। कौन कंट्रोल करता है इसको, ये मार्केट अप डाउन कैसे होता है, हम सुनते हैं ना, शेयर मार्केट ऊपर चला गया, डाउन चला गया, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब का मतलब क्या है, कैसे ऊपर नीचे होता है भैया, ये हम समझने वाले हैं। और हम समझेंगे इसके साथ साथ कितना पैसा चाहिए होता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है इनिशियली। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये वर्ड दोनों सेम है या अलग अलग है, ये भी समझेंगे। टर्मिनोलॉजीज भारी भरकम जो हमेशा डराने वाले होते हैं,
बीएससी क्या होता है भैया, एनएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेबी, इंडेक्स, बुलिश, बियरिश, इक्विटी, ब्रोकर, ऑपरेटर, सेलर, डिमैट, प्रमोटर, ये सब होता क्या है, ये सब समझेंगे हम। और एट लास्ट इन्वेस्ट करते कैसे हैं, या ट्रेड अगर है तो ट्रेड करते कैसे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर और स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो हिंदी मीनिंग अगर आप देखोगे ना शेयर और स्टॉक का, तो आपको हिंदी मीनिंग हो सकता है दोनों का थोड़ा डिफरेंस मिले, लेकिन शेयर मार्केट के टर्मिनोलॉजीज में ये दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। स्टॉक और शेयर दोनों का मतलब सेम है, होता है हिस्सेदारी। शेयर मार्केट की भाषा में हिस्सेदारी का मतलब क्या है, हिस्सेदारी समझने के लिए ऐसा समझो, बचपन में आपने जरूर देखा होगा या आपके घर में होता होगा कि एक चॉकलेट आया, अब एक भाई के पास आया है और दो भाई हैं घर में, तो अब दूसरा भाई देख कर कहता मुझे भी दे, अब वो दे नहीं रहा, तो मम्मी आती है, मम्मी कहती है हाँ शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग अच्छी बात होती है, तो मम्मी जो है शेयर करवा के तोड़वा करके चॉकलेट थोड़ा सा शेयर करवा देती है। इतने में कोई तीसरा बच्चा बाहर से आ जाता है पड़ोसी का, अब वो भी कहता है, तो मम्मी कहती है थोड़ा सा इसको भी शेयर करो, तोड़ करके इसको भी शेयर कर देता है। इतने में भैया कोई और भी आ गया तो उसको भी शेयर, मतलब एक ही चॉकलेट से हम टुकड़ा टुकड़ा करके शेयर करते चले जा रहे हैं। तो वहां पे शेयरिंग एक वर्ब था, प्रोसेस था, मतलब तोड़ा शेयर किया, तोड़ा शेयर किया, तोड़ा शेयर किया। हम जो यहां बात करते हैं शेयर दे दिया इज अ नाउन, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंपनी जब अपना शेयर किसी को दे रही है, यानी कि कंपनी जब अपना हिस्सेदारी किसी को देती है, और क्यों देती है वो भी समझाता हूं। कंपनी जब अपनी हिस्सेदारी किसी को देती है तो हिस्सेदारी देने का मतलब शेयर देना, शेयर का मतलब हिस्सेदारी। अच्छा क्यों देती है कंपनी हिस्सेदारी, हम जरा ये भी समझते हैं कि ऐसा समझो एक कंपनी के पास 1 लाख रुपया है बिजनेस करने के लिए, और उसको समझ में आ रहा है भैया 1 लाख से काम हो नहीं रहा, 10 लाख रुपए हमें और चाहिए बिजनेस करने के लिए। कंपनी को समझ में आ रहा है, कोई कंपनी है, आपने कंपनी खोल ली, आपके पास 1 ही लाख रुपए है, आपको लग रहा है 10 लाख रुपए चाहिए। तो 2 तरीके हैं 10 लाख रुपए जमा करने के, एक तो लोन ले लो बैंक से, है ना। लोन लेने में प्रॉब्लम यह है कि आपका बिजनेस अगर ग्रो कर गया तो आप बैंक को ब्याज देने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैंक से लोन लेगो तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। लेकिन आपका बिजनेस अगर डाउन हो गया, ग्रो नहीं किया, फिर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन लेने में यह दिक्कत है कंपनी को कि भैया धंधा बढ़े या ना बढ़े, धंधा चौपट हो जाए, इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए जो सेफर साइड रहे, हाँ धंधा बढ़ गया तो बढ़िया, धंधा ना बढ़ा तो हमें कोई लाइबिलिटी ना हो एक्स्ट्रा हमारे सर पे। तो उसका तरीका है हिस्सेदारी, शेयरिंग, अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दी जाए, शेयर्स पब्लिक को बेच दिया जाए, शेयरिंग पब्लिक को बेच दिया जाए। अब मान लो 1000 शेयर बना दिया कंपनी ने और 100 रुपए के शेयर रख दिए, 100 रुपए का एक शेयर कर दिया, 1000 शेयर निकाल दिए, तो मार्केट से 100 रुपए करके 1000 लोग आ गए, तो भैया 10 लाख रुपए हो गया ना इकट्ठा, कंपनी की नीड पूरी हो गई ना। अब सवाल उठता है कि लोग वो शेयर 100 रुपए में खरीदेंगे क्यों, उसको समझो। वॉरेन बफे को जानते हो ना आप, वॉरेन बफे ने बहुत साल पहले एप्पल के इनिशियल डेज में 5.4% शेयर एप्पल का ले लिया था, ठीक है। और एप्पल के जो सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक, वो टिम कुक की सैलरी लगभग 107 करोड़ सालाना है। कितनी है? 107 करोड़। और बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, 12-15 घंटे खूब मेहनत करते हैं। वॉरेन बफे दूसरी तरफ कोई मेहनत नहीं करते एप्पल के लिए, क्योंकि उन्होंने शेयर लिया, एम्प्लॉय थोड़ी है, बिजनेस पार्टनर थोड़ी है, वो कुछ नहीं करते, बस शेयर लेके रखा हुआ है। आज के टाइम में टिम कुक 107 करोड़ सालाना कमा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफे की इनकम 1,70,000 करोड़ से ज्यादा। ये डेटा भी थोड़ा पुराना है, लेटेस्ट हो सकता है, बढ़ गया हो। 1,70,000 करोड़ सालाना वॉरेन बफे कमाते हैं एप्पल से, बिना एप्पल के अंदर काम किए। समझ आया? ये पावर होती है हिस्सेदारी खरीदने की। लेकिन अगर अच्छी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है तो आपका पूरा प्रोडक्शन, पूरा प्रेडिक्शन, एनालिसिस, सब कुछ ये बता रहा है कि भैया ये कंपनी अच्छी है, या इन बंदों ने जो खोला है ये बंदे में दम है, ये कंपनी को ऊपर उठा देंगे। और आपने हिस्सेदारी खरीद ली तो कंपनी जब ऊपर उठती है तो आपका भर का मुनाफा होता है। कंपनी का क्या फायदा है? कंपनी का क्या फायदा है भैया? इनिशियल डेज में उसको पैसे मिल गए, फंड आ गए, बिना रिस्क के फंड आ गए, ठीक। कंपनी इससे इसलिए हिस्सेदारी बेचती है और लोग हिस्सेदारी उस कंपनी की खरीदते हैं। वही होता है शेयर को बेचना, वही होता है शेयर को खरीदना, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है, इतना फायदा अगर एप्पल जैसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो एप्पल की नीयत कल को खराब हो गई तो वो कहेगी मुझे नहीं देना शेयर होल्डर्स को इतना, सब पैसा मेरा। ऐसा कर सकती है क्या एप्पल?
यानी कि इस प्रोसेस को कहते हैं शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब 1 लाख शेयर मार्केट में हैं तो उस 1 लाख शेयर में से हो सकता है कि 10,000 शेयर, 20 लाख शेयर से 50,000 शेयर डाइल्यूट कर दे कंपनी, मतलब खत्म कर दे। कंपनी उसी शेयर को डाइल्यूट कर सकती है जो फ्री है, जो किसी ने लिए बेचे नहीं है, लिए नहीं है। अगर किसी के पास शेयर खरीदे हुए हैं वो शेयर डाइल्यूट नहीं हो सकते, वो तो है उसके पास, तो कंपनी का उस पर हक नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी शेयर डाइल्यूट ना, बड़ी कंपनियों की बात करो, एप्पल, गूगल जैसी कंपनी, इंडिया में टाटा, अडानी, रिलायंस जैसी कंपनी, ये अपनी शेयर डाइल्यूट करती नहीं है। क्यों करेगी भैया? हाँ, डाइल्यूट तब होता है जब कंपनी, छोटी मोटी कंपनियां हैं, दिवालिया हो गया, मर रही कंपनी, घाटे में जा रही है, तो शेयर डाइल्यूट कर देती है। बड़ी कंपनियां ऐसा जनरली करती नहीं है। ठीक है, तो यहां पे रिस्क खत्म हो गया। अगर आपने अच्छी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, बड़ी कंपनी का शेयर्स ले रखा है तो टेंशन फ्री भैया, ये आपका एफडी, एलआईसी और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उससे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है अगर आपने अच्छी कंपनी का शेयर लिया है तो। अच्छी कंपनी की क्या डेफिनेशन है हम ये भी धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? नाउ अब समझो मार्केट। शेयर बोल दिया हमने, शेयर के साथ साथ मार्केट भी आता है ना। मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह होती है जहां पर किसी चीज की खरीद बिक्री होती है ना। मोबाइल आपको खरीदने जाना है, किसी मार्केट में गए, कपड़े खरीदने जाना है, किसी मार्केट में गए, जूते खरीदने जाना है, किसी मार्केट में गए, ऐसे ही शेयर खरीदने जाना है, किसी मार्केट में जाओगे ना, उस मार्केट को कहते हैं शेयर मार्केट। और उस शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। तो इसीलिए शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सारी कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप शेयर खरीदो या वहां जाकर के आप शेयर बेचो, दोनों काम कर सकते हो, खरीद बिक्री। अब ये मार्केट है कहां? फिजिकली जिसकी एग्जिस्टेंस कहां है? फिजिकली जहां इसकी एग्जिस्टेंस है वहां आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप घर बैठे उस मार्केट के अंदर बेच भी सकते हो, उस मार्केट से खरीद भी सकते हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस इस मार्केट का मुंबई में है। 2 तरह के बेसिकली मार्केट हैं शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट है। एक एनएसई है, एक बीएसई है। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज सुन के घबराना मत, एक्सचेंज का भी मतलब बताता हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आप कहोगे ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो? शेयर मार्केट तक तो ठीक समझ में आ रहा है, ये 2 शेयर मार्केट है, बीएसई, एनएसई। हाँ जी, 2 शेयर मार्केट है। अब आप कहोगे 2 शेयर मार्केट क्यों है? एक ही मार्केट होता तो कंफ्यूजन नहीं होती। तो मैं कहता हूं आपसे, अगर आप दिल्ली आए गए होगे तो दिल्ली में सरोजनी मार्केट भी है, पालिका मार्केट भी है। क्यों मार्केट है? दोनों में कपड़े जूते सब मिल रहे हैं। एक ही मार्केट हो सकता था? नहीं, 2 मार्केट क्यों है भैया? एक मार्केट छोटा बड़ा हो सकता है ना। एक मार्केट में ज्यादा कपड़े कम कपड़े बिक सकते हैं ना। एक दोनों में कम दुकानदार ज्यादा दुकानदार हो सकते हैं ना। एक में ज्यादा कस्टमर कम कस्टमर हो सकते हैं ना। हाँ, उसी तरीके से एनएसई बीएसई में है। टेक्निकली रियलिटी क्या है एनएसई बीएसई के टेक्निकल डिफरेंस में अभी आपको मैं बताने वाला हूं अगले 1-2 मिनट या 5 मिनट में। ठीक है, पहले तो एक्सचेंज का मतलब समझो। सॉरी, एक्सचेंज का मतलब होता है चीजों का जहां आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान कहने का मतलब लेना और देना। जैसे आप टेलीफोन एक्सचेंज जानते होंगे। टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है? किसी को टेलीफोन का नया कनेक्शन लेना है तो वो टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर कनेक्शन ले लेगा। किसी को अपना कनेक्शन सरेंडर करना है, यानी कि देना है वापस टेलीफोन को, यानी कि एक तरीके से आप उसको बेचना कह सकते हो, तो टेलीफोन एक्सचेंज में जरूरत पड़ती है ना। और वही टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस तो एक जगह है, लेकिन पूरे शहर को वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट जो हम कहते हैं वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर मार्केट जो हम कह रहे हैं ना, उसको आप एक स्टॉक एक्सचेंज समझ सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? शेयर मार्केट है। 2 तरह के शेयर मार्केट है, बीएसई, एनएसई। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई। ठीक है, तो वहां पर हम शेयर खरीदते बेचते हैं। वो एक जो मार्केट की बात कर रहे हैं ना, उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक? बीएसई, एनएसई के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि भैया 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है क्यों? एनएसई, बीएसई 2 तरह के क्यों हैं? टेक्निकल डिफरेंस समझो। टेक्निकल डिफरेंस ये है कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। एक्सचेंज समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? एक्सचेंज मतलब मार्केट, शेयर मार्केट जो बोल रहे हैं ना, वही स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना एशिया का। और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 के बाद बना है। दरअसल आपने मूवी जो देखी होगी हर्षद मेहता,
स्कैम 1992, वो 1992 में बेसिकली जो स्कैम हुआ था उसके बाद ही एनएससी का गठन किया गया था। हालांकि एनएससी एक्शन में 1994 के बाद आई है, लेकिन 1992 में इसका शुरुआत हो चुका था। तो इतने सारे जो स्कैम हुए थे ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना होने की वजह से हुए थे। ट्रैकिंग वगैरह सब ऑन पेपर हुआ करती थी, तो झोलझाल करना आसान था। तो वो सब होने के बाद पूरे मार्केट को, पूरे एक्सचेंज को एक बड़ी लर्निंग मिली कि हमको इसको सुधारने की जरूरत है। बीएसई में बहुत सारे लूप होल्स थे, उसी लूप होल्स का फायदा उठा करके ये स्कैम हुआ था। तो उसको सुधारने के लिए एक नए संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम एनएसई, न्यू स्टॉक एक्सचेंज। न्यू स्टॉक एक्सचेंज नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वो नया वाला था इसलिए मैंने न्यू बोला। तो और इलेक्ट्रॉनिक शेयर, ई शेयर, पहले फिजिकल शेयर चलते थे। फिजिकल शेयर क्या होता था अभी बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉनिक शेयर क्या होता था वो भी बताता हूं। और टेक्निकल डिफरेंसेस एक समझ तो सा है ना। बीएसई सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना है, और एनएससी तो 92, 93, 94 में बेसिकली शुरू हुआ था ये। और बीएसई में अभी के टाइम पे लेटेस्ट डेटा अगर आप देखोगे तो 6000 से ज्यादा कंपनियां हो गई हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम जो डेटा पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि 5000 से ज्यादा कंपनियां बीएसई में लिस्टेड हैं। लिस्टेड कहने का मतलब, कंफ्यूज ना होना, लिस्टेड का मतलब रजिस्टर्ड है। जैसे कोई चीज कहीं रजिस्टर्ड होती है ना, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ में रजिस्टर्ड है। वैसा ही जितनी कंपनियां हैं, 5000 से कंपनियों को जो बात कर रहा हूं, ये बीएसई में रजिस्टर्ड है। शेयर मार्केट की भाषा में इसको लिस्टेड बोलते हैं, लिस्टेड है वहां पे। क्लियर। एनएससी में 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आप कहोगे इतना डिफरेंस? हाँ जी, एनएससी तो नया है ना, 1994 से 92 से शुरू हुआ है, और बीएसई तो एशिया का सबसे पुराना है। और आप पूछो सर कौन सा बढ़िया रहेगा, किसमें ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही इनवैलिड है भैया। दोनों में कंपनियां हैं। हाँ, कुछ कंपनी में एनएससी में है, कुछ कंपनी में एएससी में है। दोनों में काम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। किसमें ज्यादा कम रिटर्न मिलेगा ये ऐसा भी कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सब काम सेम हो रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है कि कोई कंपनी दोनों में हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब आप मान लो आपका कोई दुकान है, आपने कोई दुकान खोल रखा है इधर अपने शहर में, और आपका कारोबार इतना बड़ा हो गया है, अब आप अपने दुकान को दूसरे शहर में भी डालना चाहते हो, तीसरे में भी डालना चाहते हो, जो फ्रेंचाइजी जो हम समझते हैं। उसी तरीके से एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, दोनों जगह हो सकती है। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है, तो दोनों जगह बीएसई में भी है, एनएससी में भी है ना। हो सकती है और कुछ होती भी है, लेकिन सारी नहीं। अब ना ये समझो कि बीएसई और एनएससी का परफॉर्मेंस हमको समझना है। परफॉर्मेंस समझने का मतलब क्या होता है आगे मैं समझ में जाता हूं। तो बीएसई और एनएससी, बीएसई में जैसे 5000 से ज्यादा कंपनियां, एनएससी में 1600 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो एक पैरामीटर बनाया गया कि भैया बीएसई की परफॉर्मेंस अगर हमको समझनी है कि बीएसई बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया परफॉर्म मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो कैसे समझूंगा? 5000 कंपनियां बीएसई में, 5000 कंपनियां, ऐसा तो है नहीं कि 5000 कंपनियां एक साथ ऊपर जाएगी एक साथ डाउन हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो परफॉर्मेंस समझने के लिए इन्होंने क्या करा कि बीएसई से टॉप की जो 30 कंपनी है, टॉप की जो 30 कंपनियां हैं, मार्केट कैप के बेस पे, मार्केट कैप क्या होता है हम समझेंगे आगे। टॉप की 30 कंपनियां जो हैं उनको एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और इस ग्रुप को इंडेक्स का नाम दिया। और इस इंडेक्स में सिर्फ 30 कंपनियों को रखा गया, टॉप की 30 कंपनियों को, ठीक है, और उसको इंडेक्स का नाम दिया। और इसी इंडेक्स को टेक्निकल भाषा में सेंसेक्स का नाम दिया। अब थोड़ी राहत मिलेगी आपको। सेंसेक्स बहुत सुना होगा आपने। आज सेंसेक्स 400 पॉइंट से ऊपर है, आज सेंसेक्स 200 पॉइंट से नीचे चला गया। सेंसेक्स क्या है? इंडेक्स का नाम है। किसके इंडेक्स का? बीएसई के इंडेक्स का नाम है। और इंडेक्स किस बला का नाम है? ग्रुप है भैया, 30 कंपनियों का ग्रुप है, बस और कुछ नहीं। वो 30 कंपनियों के ग्रुप को अपने इंडेक्स बोला और इस इंडेक्स का टेक्निकल नाम सेंसेक्स बोल दिया। समझ रहे हो कितना आसान है? लेकिन टर्मिनोलॉजीज ऐसी बताई जाती है तो आदमी हार्ट अटैक आ जाए। सेंसेक्स क्या है पता नहीं, वो छोड़ से मगर नहीं, अरे कुछ नहीं, ग्रुप है। ओके, ऐसे ही एनएससी का, एनएससी में 50 कंपनी का ग्रुप बनाया गया। बीएसई में 30 और एनएससी में 50 कंपनियों का ग्रुप बनाया गया, और उस 50 कंपनियों का ग्रुप को इंडेक्स बोलते हैं, और उस इंडेक्स का टेक्निकल नाम निफ्टी है। आपने निफ्टी 50 सुना होगा, इसीलिए क्योंकि 50 टॉप कंपनियां हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये 50 टॉप कंपनी, एनएससी का ये टॉप 50 कंपनी यानी कि निफ्टी,
डाउन जा रहा है, ये अब हम कब बोलेंगे? उस 50 कंपनियों में मैक्सिमम कंपनियां अगर गिर रही हैं, गिरने उठने का मतलब क्या होता है बताता हूं। गिर रही हैं तो एनएससी डाउन जा रही है। अच्छा, उन 50 कंपनियों में मैक्सिमम कंपनियां अगर उठ रही हैं, अच्छा शेयर चल रहा है, मार्केट अप चल रहा है, तो एनएससी अप चल रहा है। ऐसे ही सेंसेक्स डाउन कब बोलते हैं? उस 30 कंपनियों में, बीएससी की उस 30 कंपनियों ग्रुप में अगर डाउन जा रहा है तो मतलब बीएससी डाउन है। कितने पॉइंट से, कैसे वो पॉइंट की बात करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। कोई बोलता है 300 पॉइंट से नीचे, 400 पॉइंट से ऊपर है, वो उसका मतलब क्या होता है वो सब भी हम समझेंगे। फिलहाल ये समझ गए ना, बीएससी क्या, एनएससी क्या। बीएससी का इंडेक्स को सेंसेक्स, एनएससी का इंडेक्स को निफ्टी, और निफ्टी को ही निफ्टी 50। ठीक, क्लियर? क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लिख के बताओ, क्लियर लिख के बताओ ताकि मुझे समझ में आए। ओके नाउ, अभी तक जो हमने समझ लिया, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने क्लियर कर ली। वो टर्मिनोलॉजीज क्या थी हमारी? शेयर्स हमने समझ लिया, बीएससी एनएससी हमने समझ लिया, इंडेक्स हमने समझ लिया, सेंसेक्स हमने समझ लिया, निफ्टी हमने समझ लिया, स्टॉक एक्सचेंज हमने समझ लिया। नाउ अब सवाल आता है कि कंपनी भैया ऊपर नीचे कैसे जाती है? कहते हैं ना कंपनी का शेयर आज बड़ा दमदमा करके ऊपर गया, कंपनी का शेयर डाउन गया, ये होता कैसे है? कैसे कोई कंपनी का शेयर ऊपर चला जाता है, कैसे कोई कंपनी का शेयर नीचे चला जाता है? कौन कंट्रोल करता है इसको? कौन करता है? कौन बैठा है जो शेयर नीचे कर दे रहा है? कौन बैठा है जो शेयर ऊपर कर दे रहा है? आपको समझाता हूं एग्जांपल से। सिनेमा देखने गए होगे आप, जैसे दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन छोटे शहरों में अक्सर हुआ करता था। अभी के टाइम पे होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के टाइम पे हुआ करता था। जैसे मुझे याद है, एक बार मैं अपने होम टाउन में, बिहार के भागलपुर शहर में गया था तेरे नाम मूवी देखने के लिए, सलमान खान की जो आई थी, और बहुत भीड़, एकदम ताबड़तोड़ भीड़। तो अब टिकट काउंटर से तो टिकट मिल ही नहीं रहा, हाँ, वो इतनी लंबी लाइन। तो क्या होता है वहां पे कि ब्लैक करने वाले आ जाते हैं, और ब्लैक करने वाले टिकट महंगा देंगे, 50 रुपए का टिकट वो 200 में देंगे, 300 में देंगे, और लोग खरीदते हैं तो 200 रुपए देकर के, 300 रुपए देकर के, अरे मुझे दे। ऐसा क्यों हो रहा है? और उस सिचुएशन में कई बार होता है कि टिकट से काउंटर पूरा सोल्ड, ब्लैक ईयर के पास ही सिर्फ मिल रहा है, और ब्लैक ईयर ज्यादा अगर पता चला कि ब्लैक ईयर के पास 10 ही टिकट बचे हैं और 500 लोग हैं, तो 500, 1000 की भी टिकट बेच सकता है, और लेते भी हैं लोग। क्या हो रहा है यहां पर? डिमांड और सप्लाई का गेम नहीं लग रहा आपको? मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है उस मूवी की टिकट की, इतनी ज्यादा है कि भैया कैशियर उस 50 रुपए के टिकट का 200 मांग रहा है, सॉरी ब्लैक ईयर उस 50 के टिकट का 200 मांग रहा है, और लोग दे भी रहे हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो चीज की प्राइस बढ़ गई, उस चीज की प्राइस बढ़ गई। ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है। जब लोग खरीदे जा रहे हैं तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ी है ना, तो सप्लाई कम होगी, तो प्राइस भी बढ़ जाती है। प्राइस जब बढ़ती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है ना मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं ना, जब पैसा मार्केट में ज्यादा आ रहा है तो तक 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 ऊपर। ऐसा ही आप फ्लाइट के एग्जांपल समझो। फ्लाइट की टिकट आप 3 महीने पहले लोगे ना, तो 3 महीने पहले आपको हो सकता है कि 3000 का मिल जाए टिकट। आप 1 महीने पहले लोगे तो 5-6 हजार का मिलेगा। 10 दिन पहले लोगे तो हो सकता है 10,000 का मिले, और 1 दिन पहले उसी फ्लाइट की टिकट आप लेने जाओगे तो हो सकता है कि 15,000, 20,000 का मिले। होता है ना ऐसा? मेक माई ट्रिप पे जाके देखो। ऐसा क्यों होता है? दरअसल 3 महीने पहले उस फ्लाइट की टिकट को लेने वाला कोई था ही नहीं, यानी कि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा था। सप्लाई ज्यादा का मतलब पूरा सीट खाली है, भी डिमांड कम मतलब कोई बुक ही नहीं करा रहा। लेकिन 1 दिन पहले क्या होता है कि टिकट बचे हैं, सीट बचा है फ्लाइट में मात्र 5, और लेने वाले 50 हैं। मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गया है, तो प्राइस बढ़ गई। उसी 3000 की टिकट अब 15,000, 20,000 का बिक रहा है। डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है भैया। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो समझ लो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई तो घटेगा ही। अब शेयर्स अनलिमिटेड तो है नहीं भैया। 1 लाख शेयर अगर रिलायंस के मार्केट में है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख शेयर अगर हैं तो वही 1 लाख शेयर घूमेगा ना। ऐसा तो नहीं कि डिमांड बढ़ रहा है, रिलायंस बोले तो डिमांड बढ़ रहा है क्या 5 लाख और ला दो, ऐसा नहीं होने वाला। तो वही 1 लाख सब शेयर घूम रहा है। तो डिमांड जब बढ़ रही है तो सप्लाई घटेगी, प्राइस बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन लोग ज्यादा बेचे जा रहे हैं, अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, तो मार्केट मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? समझ आ गया ना? ये डिमांड सप्लाई का खेल है। जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर मतलब हम बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, तो हम इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ पैसा लगाने वाला नहीं, जो बेच भी रहा है ना वो भी इन्वेस्टर ही कहलाएगा। मतलब जो भी, समझाता हूं आगे, इन्वेस्टर और ट्रेडर में आता हूं तो समझाता हूं। ठीक है, हु कंट्रोल शेयर मार्केट? कौन कंट्रोल करता है पूरा मार्केट? दरअसल कंट्रोल जैसा वर्ड गलत है,
हु रन शेयर मार्केट, सही सवाल ये है कि चलाता कौन है इसको। तो मोटा मोटी अगर बताऊं तो बीएसई एनएसई आप मान सकते हो, वैसे सीडीएसएल का रोल आता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझो कि एनएसई बीएसई चलाता है इसको, ठीक है। एनएसई बीएसई दो शेयर मार्केट हैं, जो मार्केट हैं वहीं तो सारा खेल हो रहा है मोटा मोटी। हम डेप्थ में जाएंगे तो और नई चीजें निकल के आएंगे, लेकिन मोटा मोटी यही समझो कि एनएसई बीएसई। और इन सब के ऊपर जो इनके दादाजी बैठे हैं वो सेबी बैठा है, SEBI, सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज का वर्ड आपको पता होगा, बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब आपको पता होगा। सिक्योरिटीज सुन के आप थोड़ा सा डरे होगे, भैया सिक्योरिटीज कहां से आ गया, सिक्योरिटी गार्ड देती है क्या? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं देती है। सिक्योरिटीज का मतलब हम आगे समझेंगे, ठीक। फिलहाल ये समझो कि सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी क्या है मोटा मोटी ये समझो। सेबी बेसिकली रूल्स बनाती है इन्वेस्टर्स के साथ। बहुत टाइम पे धांधली बहुत गलत होता था, तो सेबी पिक्चर में आई, बोली कि मैं अब रूल बनाऊंगी सबके लिए। जैसे रिसेंटली प्रॉपर्टी के लिए रेरा आया, प्रॉपर्टी में कई सारे घपले होते थे, बायर्स के साथ बड़ा नुकसान होता था, फ्लैट मिलता ही नहीं था, तो रेरा आया, अपने नियम कानून बनाए, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उस नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से बैंक्स में आरबीआई के बिना किसी भी बैंक में पत्ता नहीं हिल सकता, आरबीआई के रूल चलेंगे। इसी तरीके से IRDA, इंश्योरेंस कितनी भी कंपनियां हैं भैया, IRDA के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सेबी का रूल चलता है, सेबी के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ठीक। सेबी प्रोटेक्ट करने के लिए है इन्वेस्टर्स को। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस क्लियर हो रहा है। लिखो यस, लिखो यस, लिखो यस, जल्दी लिखो। लिखे कि नहीं लिखे? अरे जल्दी लिखो तब बढ़ूंगा मैं आगे। यस लिखो, लिख दिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक मार्केट में होते कौन कौन है? जैसे आपके घर में पापा मम्मी भाई बहन भाभी ये सब हो सकते हैं। इस तरीके से शेयर मार्केट में कौन कौन प्लेयर्स होते हैं? मोटा मोटी प्लेयर समझो, होते बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए शुरुआत में समझो, इन्वेस्टर और ट्रेडर सबसे पहले होते हैं। इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क क्या होता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर का मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको बोलते हैं जो 3 महीने के आसपास की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अभी पैसा डाला, 3 महीने बाद रिटर्न को चाहिए, 3 महीने बाद निकाल दिया, शेयर बेच दिया, तो उनको शॉर्ट टर्म बोला। 1 साल से ऊपर कोई अगर करता है तो 1 साल के बाद छोड़ दिया शेयर खरीद के, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन ट्रेडर कौन होता है? डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर वो खरीद बिक्री कर रहा है या 2-4 दिन बाद भी खरीद बिक्री कर रहा है, आज खरीदा 3 दिन बाद बेच दिया, क्या वैसा वाले को ट्रेडर बोलते हैं। ट्रेडर मतलब फ्रीक्वेंट, डेली जो खरीद बिक्री करता है उसको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। इंट्राडे मतलब 1 दिन के अंदर, हाँ ठीक है, जो 3-4 दिन के अंदर करेगा उसको हम ट्रेडर बोल रहे हैं, इंट्राडे नहीं बोलेंगे, उसको ट्रेडर बोलेंगे। और इन्वेस्टर किसको बोलेंगे? जो 3 महीने से ज्यादा या 1 साल से ज्यादा, 3 महीने वाले को शॉर्ट टर्म, 1 साल वाले को लॉन्ग टर्म, ठीक। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में। अच्छा, ट्रेडर और इन्वेस्टर में भी कई कैटेगरीज हैं। सबसे नंबर 1 कैटेगरी आती है, नंबर 1 कहने का मतलब सबसे पहली जो कैटेगरी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की है। रिटेल इन्वेस्टर्स, अच्छा न्यूज में आप देखोगे ना, कई बार आपको रिटेल इन्वेस्टर RII बोला जाएगा। RII पूरा होता है बेसिकली RII, तो मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है हम और आप, जो 5,000, 10,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में खेलते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर हुए। दूसरा होता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। न्यूज में इसको बोलेंगे HNI आ गया। HNI, अरे आम आदमी डर जा रहे, सारा टर्मिनोलॉजीज ना फिनेंस मार्केट को, शेयर मार्केट को लोगों के लिए डरा के रखा है। टर्मिनोलॉजीज, मैं आ गया अब टर्मिनोलॉजीज आसान करके बताने के लिए। एक एक टर्मिनोलॉजीज को तोड़ तोड़ करके आम आदमी की भाषा में बताने वाला हूं पूरी सीरीज में, ठीक है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बड़ी पार्टी होते हैं, मोटा, जो करोड़ों में 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ लेकर के बैठे हैं, लेकर के आए वो। तीसरा होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII। भारी भरकम सब लग रहा है, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ओ माय गॉड, सॉरी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक का मतलब देसी, इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई कंपनी अपने टाइप लग रहा है, और इन्वेस्टर का मतलब इन्वेस्टर। तो इसका मतलब देसी कंपनियां, नेशनल इंडियन कंपनियां, जैसे बैंक जो इतना पैसा कमाती है लोन के थ्रू, FDs के थ्रू, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखे को, पैसा जो आता है उनके पास, कहां इन्वेस्ट करते हैं? क्या लगता है आपको? रख देती है अपने पास स्टॉक मार्केट में। देखो स्टॉक मार्केट क्या है मालूम? समुंदर है,
और जितनी कंपनियां हैं ना, बैंक हो गई या आपका LIC इंश्योरेंस वगैरह कोई कंपनियां होंगी, ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां, सब नदियां हैं। इन सारे का पैसा फाइनली आकर के गिरना है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ही कंपाउंड करने के लिए आता है। आपको जो लगता है ना, नहीं मैं स्टॉक मार्केट में नहीं, मैं तो FD कर लूंगा, भैया FD आपका पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही गिरेगा। आप बोलोगे नहीं मैं तो ये नहीं, जो कंपनी में जो भी करते हो सबका पैसा स्टॉक मार्केट में गिरना है। अंत हर कंपनी का बिजनेस का स्टॉक मार्केट ही है, यही आके गिरना है, इसके बाहर कुछ नहीं है। यही समंदर है, यही सागर है, समझ लो। ठीक, तो बैंकों का पैसा, इंश्योरेंस कंपनियों का पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा, सब यहां के गिरता है। उन्हीं लोगों को कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII, आप टर्मिनोलॉजी सुनोगे न्यूज वगैरह में। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII बोलते हैं इनको, मतलब बाहर के इन्वेस्टर, विदेशी। इतना तो क्लियर है। विदेशियों में बहुत सारे, अब अभी के करंट टाइम का बोलूं तो 60% जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है विदेशियों का है, वो 60%। हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, 3% निकल चुका है, वो सब बात की बातें हम करेंगे। लेकिन ये समझ लो विदेशों से एक बहुत बड़ा फंड इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है। उसका कारण है इंटरेस्ट का, वो सब हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आता है। ठीक है, मोटा मोटी। ब्रोकर, ये थे 4 तरह के इन्वेस्टर। उसके बाद हमने क्या बात करा, ट्रेडर। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर, दलाल, कमीशन खोर नहीं, ऐसा नहीं। कमीशन तो खाना बेसिकली इनका वो प्रॉफिट, इनका बिजनेस है, बट ऐसा नहीं कमीशन खोर बोल करके। ब्रोकर के बिना स्टॉक मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब देखो इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE BSE, वहां आप डायरेक्ट जाकर के कोई शेयर नहीं खरीद सकते, या वहां डायरेक्ट जाकर के कोई आप शेयर नहीं बेच सकते। आपको ब्रोकर चाहिए भैया। ब्रोकर के बिना कुछ नहीं कर सकते, अपना खरीद सकते नहीं बेच सकते। ब्रोकर ही आपको शेयर देगा और ब्रोकर ही आपसे वापस शेयर खरीदेगा। तो ब्रोकर तो चाहिए। और ब्रोकर को मेंबर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, मेंबर। तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन होता है, ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होता है, कोई आदमी पहले होते थे, आज के टाइम पे तो कंपनियां होती हैं, ऑनलाइन कंपनी। जैसे आपने अपस्टॉक का नाम सुना होगा, ये कौन है, अपस्टॉक इज अ ब्रोकर इन शेयर मार्केट। ब्रोकर मतलब मेंबर है। ग्रो, जीरोधा, ये सब कौन है, ये सब ब्रोकर हैं। हम इन्हीं पे जाके तो शेयर खरीदते हैं और इन्हीं पे तो खरीद बिक्री करते हैं, हमारा सारा काम यही तो चल रहा होता है। ये ब्रोकर हैं। आप डायरेक्ट BSE के वेबसाइट पे जाके खरीद बिक्री नहीं कर सकते, NSE के वेबसाइट पे जाके खरीद बिक्री नहीं कर सकते, वो नहीं मिला आपको राइट्स। तो ब्रोकर चाहिए। ठीक है। उसके बाद होता है इश्यूअर। इश्यूअर मतलब कौन होता है, जो कंपनी के शेयर इशू करते हैं। अब रिलायंस है तो रिलायंस ने अपना शेयर इशू किया आपके लिए पहली बार, तो इश्यूअर है। इश्यूअर का मतलब कंपनी समझ लो जिसका शेयर है। ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, डिपॉजिटरीज होती हैं, लाइक NSDL होती है, CDSL होती है, क्लियरिंग हाउस होता है, लेकिन वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी हम बात के बाद समझेंगे। अभी के टाइम पे ये समझ में आता है ना, इतनी मेन पार्टीज होती हैं। ये जो NSDL और CDSL की बात कर रहा हूँ, क्लियरिंग हाउस, ये पीछे का पिक्चर है, वो बाद में दिखेगा आपको, लेकिन नया जब आप घुसते हो मार्केट में आपको यही सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, क्लियर। और भी कुछ पार्टीज है जो हम बाद में बात करेंगे, जो एडवांस सेक्शन में शुरू करेंगे उसमें बात करेंगे। बेसिक इतना समझ आता है। चैट पे मुझे लिख के बताओ यस, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ यस, जल्दी लिखे। अरे आप ही को कह रहा हूं लिखो ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है। हाँ, अब बढ़िया बात। अब अगला समझते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है सर, इतना तो बता दिया, इतना समझ में आ गया, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करें। देखो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले बैंकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसके पास होता है वो तो होगा ही आपके पास, सबके पास होता ही है, नहीं तो खुलवा लेना। सेविंग अकाउंट क्या है, किसी भी बैंक में खुलवा लो यार, सबके पास होता है आज के टाइम पे। तो दूसरा डीमैट अकाउंट आपको चाहिए। अब ये डीमैट अकाउंट की कहानी क्या है, क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। तीसरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मुझे ना बहुत साल लग गए डीमैट अकाउंट की कहानी समझने में। ये डीमैट अकाउंट, डीमैट होता क्या। मैं शेयर मार्केट समझने शुरुआत में तो मैं भागता था, बहुत भागता था, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज डरा के रखती है ना, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। अब समझो डीमैट अकाउंट क्या होता है, पहले खुलवाएंगे बाद में, पहले समझेंगे। ठीक। डीमैट अकाउंट होता क्यों है और होता क्या है। पहले के टाइम पे शेयर्स फिजिकल होते थे, 1992 के पहले, 1992 के पहले, NSE के आने के पहले, हर्षद मेहता के स्कैम होने के पहले। फिजिकल कहने का मतलब आपने कोई LIC मुंह से निकलता है, कोई भी इंश्योरेंस लिया होगा, उसका बॉन्ड पेपर आपके घर में आता है ना, फिजिकल बॉन्ड लिखा होता है उसमें, पढ़ते हैं।
कोई लोन लेते हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके घर पे आता है ना, वैसा ही फिजिकल शेयर आपके घर पे आता था। फिजिकल शेयर मतलब पेपर है, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कितना शेयर कौन सी कंपनी का क्या क्या आपने लिया है, वो फिजिकल शेयर होता था। फिजिकल शेयर को हम रखते कहां थे? अलमीरे में रखेंगे और कहां रखेंगे? कबर्ड में रखेंगे, बक्से में रखेंगे, इधर ही तो रखोगे फिजिकल शेयर। 1992 के बाद आया ई शेयर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक शेयर का कॉन्सेप्ट, यानी कि डिजिटल पैसा कहां रखते हम? पेटीएम में, अपने ऑनलाइन बैंकिंग में। दिखता है क्या डिजिटल रुपया? नहीं दिखता, नहीं है, लेकिन होता है ना, यूज करते हैं ना। वैसा ही ई शेयर इलेक्ट्रॉनिक शेयर को स्टोर करने के लिए हमें एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट की जरूरत होती है। डीमटेरियलाइज्ड, जो मटेरियलाइज नहीं, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियलाइज का मतलब क्या होता है? जो चीजें आसपास हम देख रहे हैं, हाँ, ये हम देख पा रहे हैं, ये एसी का रिमोट है, ये देख पा रहे हैं, इधर ये मेरा फोन है, ये हम देख पा रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक है। डीमटेरियलिस्टिक जो दिख नहीं रहा, तो डीमटेरियलिस्टिक अकाउंट से निकल के आया डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का यूज क्या? पेटीएम वॉलेट का यूज क्या? आपका ई पैसा, ई रुपया रखने के लिए नहीं। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट का यूज क्या? आपका इलेक्ट्रॉनिक शेयर स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। डीमैट अकाउंट खुल गया, उधर शेयर्स रखने लग गए अपन, तो क्या ट्रेडिंग उधर शुरू कर दे? क्या ट्रेडिंग उधर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आगे बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है डीमैट अकाउंट कहां खुलवाएंगे? किधर खुलवाया जाए डीमैट अकाउंट? कहां खुलता है? देश के कौन से कोने में जाना पड़ेगा? बैंक में तो खुल जाएगा ना। सर मेरा एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा? मेरा कोटक में खुल जाएगा, एचडीएफसी में खुल जाएगा? बैंक में नहीं खुलता डीमैट अकाउंट, किसी भी बैंक में नहीं खुलता डीमैट अकाउंट। हाँ, वो बैंकों का ही अलग सिक्योरिटीज कंपनी होती हैं, जैसे एक बैंक कंपनी हो गई, एचडीएफसी इज अ बैंक कंपनी, एसबीआई इज अ बैंक कंपनी। लेकिन एसबीआई का दूसरा वर्टिकल इंश्योरेंस भी तो है, एसबीआई इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ। उसी तरीके से एचडीएफसी सिक्योरिटीज हैं जहां पर डीमैट अकाउंट खुलते हैं। कोटक, तो कोटक सिक्योरिटीज हैं जहां डीमैट अकाउंट खुलता है। यस बैंक, तो यस सिक्योरिटीज हैं जहां डीमैट अकाउंट खुलता है। आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है जहां डीमैट अकाउंट खुलता है। आप किसी में भी जाकर के डीमैट अकाउंट अपना खुलवा लो, लेकिन अब आपको खुलवाने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ इतना आसान हो गया ना। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओ, ब्रोकर मतलब आप स्टॉक के पास चले जाओ, ग्रो के पास चले जाओ, जीरोधा के पास चले जाओ, ये पीछे से आपका डीमैट अकाउंट खुद ही खोल देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा खुल गया। आपसे सारा केवाईसी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट ले लेंगे, पीछे खुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ग्रो में जाओगे ना आप, तो ग्रो में यस सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका यस सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन खोल दिया उसने, खुल गया पीछे। इतना आसान हो गया है, तो आपको किधर भी किसी सिक्योरिटीज को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ब्रोकर के पास जाओ, सब खुल जाएगा। अब ब्रोकर के पास कहां जाना है? खोलो ना ऐसा, upstock.com, grow.com, जीरोधा, किसी पे भी जाके खुलवा लो, सब बढ़िया है, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है? लिख के बताओ यस कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्लियर। अभी तक कोई सवाल है क्या? कोई सवाल बचा है क्या अभी तक? सवाल है तो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अगली बार आपको क्लियर कर दूंगा उस सवाल का आंसर। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें ना कवर कर पाऊं, लेकिन अगले वीडियो जब भी हम करेंगे तो क्लियर कर दूंगा मैं। लिखो लिखो लिखो, सवाल है तो लिख दिया करो, लिख दिया करो, लिख दिया करो, लिख दिया करो, लिख दिया करो। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बच गया। स्क्रीन पे आपको देखो दिख रहा है बैंकर, ब्रोकर और डीमैट। बैंक, ब्रोकर और डीमैट। बैंक मतलब सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट वाला बैंक। आपके सेविंग बैंक से पैसा निकल के ब्रोकर के पास जाता है। मतलब अगर ग्रो या अपस्टॉक आप यूज कर रहे हो, जीरोधा यूज कर रहे हो, तो उसके पास गया, उस पैसे को यूज करके डीमैट अकाउंट से शेयर निकाला जाता है, और उस शेयर की खरीद बिक्री फिर किधर होगी? ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, ठीक। डीमैट इज टू जस्ट टू स्टोर द शेयर्स, ई शेयर्स, एंड बैंक्स इज जस्ट टू स्टोर द पैसा, मनी। तो पैसा चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए, और वो खरीद करके आएगा ब्रोकर के पास, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, किसी के पास भी, उधर खरीद बिक्री चलेगी। और ये जो ब्रोकर के पास जो अकाउंट होता है उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब ब्रोकर ही आपका डीमैट अकाउंट भी खोल देता है और वही ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कहां जाना? ब्रोकर। डीमैट के लिए कहा? ब्रोकर। www.upstock, जब जीरोधा, ग्रो, किसी के पास भी जाओ, ये फेमस है इसलिए बोल रही नाम ले रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे।
किसी के पास भी जाओ, इधर ही ट्रेडिंग अकाउंट, इधर ही। आपको बोलना नहीं इधर मेरा ट्रेडिंग खोलो, मेरा डीमैट खोलो, बोलना नहीं है। इधर आप केवाईसी करोगे ना, वो ट्रेडिंग डीमैट दोनों खोल देगा। ठीक है। क्लियर। बाय सेल करने के लिए आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी डायरेक्ट नहीं करेगा, ब्रोकर तो चाहिए आपको। ठीक है ना। अब समराइज कर लेते हैं थोड़ा। समरी टू ट्रेड और इन्वेस्ट, किसी भी ब्रोकर पे जाकर रजिस्टर करो, सेविंग आपके पास होगा ही, ब्रोकर पास रजिस्टर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट दोनों उधर खुल देगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में काफी चीजें बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना, ये सेशन अगर अच्छा लगा, तो मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए। आप अगर यहां तक देख चुके हो इस सेशन को, तो आपका फीडबैक जरूर चाहिए। फीडबैक का मीडियम है, आप लोगों को शेयर करके बता सकते हो, मुझे पता चलेगा आपने शेयर किया है। आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप लाइक का बटन दबा सकते हो, मुझे पता चलेगा। देखो, फर्स्ट टाइम मैं आपको शेयर मार्केट की नॉलेज दे रहा हूं, और जिस तरीके से मैंने टुकड़ों में सीखा ना, बड़ी मुश्किल से सीखा ना, मैं वो नहीं चाहता कि आप उतना मुश्किल फेस करो। आसान में फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज जो डरा करके रखता है ना, उसको आसान करके तोड़ करके आपको देना चाहता हूं। तो मुझे आपसे फीडबैक चाहिए कि आपको कितना समझ में आया, कितना मैं आपको समझा पाया। और ये आप मुझे फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स और लाइक बटन से दे सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि यस, मैं समझा पा रहा हूं, तो मैं आपको और वीडियोस दूं, ओके, और सेशंस दूं, और प्रैक्टिकल सेशंस दूं। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। सेकेंड पार्ट में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बहुत कुछ सीखेंगे, इक्विटी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कैसे इन्वेस्ट करना है, एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। एक एक चीज, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी का हाथ पकड़ना है कि भैया कैसे ये करेगा, सब सिखा दूंगा इधर ही। सब स्क्रीन खोल खाल करके एक एक बटन को ऑपरेट कैसे करना, वो सब सिखा दूंगा इधर ही। लेकिन फीडबैक मुझे दो जरूर, तभी तो मुझे पता चलेगा। सो इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।